सो गाइज आई वेलकम यू ऑल। सो यूजीसी नेट मैनेजमेंट का पेपर जो कि 13 दिसंबर 2023 को हुआ था, आज हम उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन से गो थ्रू करेंगे। सो पेपर 2 में देयर 100 क्वेश्चंस और एक एक करके हम उन सारे सवालों को करेंगे इन दिस वीडियो सेशन। हमने इसमें एक चीज़ और भी किया है कि हमने सारे सवालों का ना दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी क्या है मॉडरेट, एक कैटेगरी क्या है टफ। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है? सो गाइस धीरे धीरे जो एनटीए का पेपर है ओवर द इयर्स, बिकॉज हम लोग ह्यूमन पैराडाइज पे पिछले 10 साल से वी हैव बीन कोचिंग यू फॉर मैनेजमेंट सब्जेक्ट। सो ना द पेपर इज गेटिंग मोर कॉन्सेप्चुअल ओनली, स्पेशली जब से एनटीए ने टेक ओवर किया सिंस 2018 और समथिंग। ठीक है, सो अब हम जब अपना पूरा सिलेबस कवर करके जाते हैं, एग्जाम में कुछ तरह के सवाल आते हैं या कुछ डिफिकल्ट आते हैं, कुछ नए तरह का सवाल भी कभी कभी आता है एग्जाम में। ठीक है, सो हर एक सवाल के साथ हम लोगों ने एक टैग लगा दिया है, वेदर इट इज मॉडरेट और टफ। मॉडरेट का मतलब है अगर उस सवाल पे मॉडरेट का टैग लगाया ग्रीन कलर का, इसका मतलब है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो आपका वो सवाल ठीक हो जाना चाहिए था। टफ का मतलब क्या है कि शायद कुछ लोगों का ठीक होगा, कुछ लोगों का ठीक नहीं होगा। तो वो सवाल अगर एक एवरेज स्टूडेंट पढ़ाई करेगा, अगर एक एवरेज रिसोर्सेज से वो अपना करेगा तो शायद वो नहीं भी कर पाए, एंड दैट इज ओके। बट ऐसा भी है कि अगर टफ सवाल हमारे नहीं भी हों तब भी हमारा कट ऑफ पार हो जाना चाहिए। सो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ टफ, कि जो कुछ सवाल है जो कहीं आउट ऑफ सिलेबस या कुछ एक आउट ऑफ कन्वेंशनल बाउंड्री आते हैं, उनको हमने टफ की कैटेगरी में रखा है। सो बिकॉज हमने सारे सवालों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, टफ और मॉडरेट, तो इससे ना आपको काफ़ी अच्छा आइडिया भी मिलेगा कि आप जब अपना प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक मॉडरेट वाला सवाल कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और अगर एक मॉडरेट ग्रीन कलर टैग वाला सवाल आप नहीं कर पा रहे हो अपना तैयारी करने के बाद भी, इसका मतलब है यू रियली नीड टू थिंक कि मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ या किस तरह के मैं रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ या किस तरह का मेरा सिलेबस का कवरेज है। आपको उस पर जरूर विचार करना चाहिए। अगर टफ वाला नहीं होता है देन इट्स ओके, वो बात दैट इज अंडरस्टैंडेबल। दूसरा, हम इस पूरे दिसंबर 2023 के पेपर को हम लोग यहाँ इस वाले वीडियो उसमें हम लोग सोल्व करेंगे। उसके अलावा ह्यूमन पैराडाइज पे हम लोगों ने जो हमारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ जाके लोग यूजीसी नेट के पेपर के लिए तैयारी करते हैं, जो पिछले 10 साल से हम लोग करवाते आ रहे हैं, तो वहाँ हम लोगों ने 2009 से 2024 तक जितने भी पेपर आए हैं हर एक पेपर को हमने वहाँ डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ हम लोगों ने वहाँ डाला हुआ है। इनफैक्ट काफ़ी सारे सवालों को हमने टॉपिक वाइज बकेट भी किया है ताकि आप उन्हीं टॉपिक्स की तैयारी आप लोग कर पाओ जो कि आपको एग्जाम के लिए नीडेड है। मान लो आपने एक एचआर का कोई टॉपिक कवर किया तो उसी टॉपिक के जितने भी सवाल आए हैं पिछले 15 साल में एकदम आप उसको जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। सो पूरे मैनेजमेंट के सिलेबस को अप्रोक्सीमेटली 200-250 सब टॉपिक्स में हम लोगों ने ऐसे डिवाइड किया हुआ और इस तरह पिछले जितने भी सवाल आए हैं पिछले 12-13 साल में हर एक सवाल को हमने विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने वहाँ अवेलेबल करवाया हुआ है। तो आप लोग एक चीज़ भी कर सकते हो, गेट इन टच विद अवर टीम और आस्क देम कि वो आपको एक दिन के लिए फॉर फ्री दे विल गिव यू अ फ्री ट्रायल। एक दिन के लिए आप उसको देखो, अच्छे समझो कि कैसे सिस्टमेटिकली हम लोग पढ़ाई करते हैं एंड कैसे विद ह्यूमन पैराडाइज यू कैन क्रैक नेट और जेआरएफ या अभी जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 वाला सिस्टम है, वट एवर योर टारगेट इज, कैसे विद ह्यूमन पैराडाइज आप उसको पहली बार में निकाल सकते हो विदाउट रेफरिंग एनीथिंग एल्स। कोई दूसरी बुक, कोई दूसरा पेपर कुछ भी नहीं छूना है एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। सो गाइस विद दैट नोट हम लोग शुरू करते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशो। पीवी रेशो हम लोग कब सीखते हैं? इन द चैप्टर ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो पीवी रेशो इज गिवन बाय चेंज इन प्रॉफिट और लॉस डिवाइड बाय चेंज इन सेल। सो हमें क्या दिया हुआ है? इन द फर्स्ट पीरियड लॉस ऑफ -10,000, इन द सेकेंड पीरियड प्रॉफिट ऑफ 10,000। सो डिफरेंस क्या होगा? 10,000 minus 10,000 because it's a loss divided by 9 lakh minus 7 lakh. इसको कैलकुलेट करोगे it comes out to be 0.10. A is the correct answer. Second one, which of the following is correct about NPV and IRR of a project?
सो गाइज एनपीवी के बारे में देयर इज अ प्रॉपर्टी विच इज नोन एज एडिटिव प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है, एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एनपीवी ऑफ इट्स कैश फ्लोज। इसका मतलब है कि एनपीवी ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट A plus B is nothing but summation of NPV of A, NPV of B. Similarly, अगर तीन होते NPV of A plus B plus C is nothing but NPV of A plus NPV of B and NPV of C and so on. This does not work for IR. This is for NPV only. इस बात को याद रखना। Next one, what is interest rate parity? So guys, interest rate parity क्या होता है? So इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। For example, you are in India. ठीक है, एंड लेट्स टेक अनदर कंट्री विच इज यूके। नाउ इंटरेस्ट रेट इन इंडिया इज मे बी 5% और यूके में इंटरेस्ट रेट इज 8%। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंडिया से पैसा पाउंड में कन्वर्ट करते हैं, पाउंड में जाके यूके के बैंक में हम उसको जमा करा देते हैं और वो 8% के रेट पे बढ़ेगा, विल मेक मोर मनी देन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। पर ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो इसको बोलते हैं देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बिट्राज, पर ऐसा नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय इंटरेस्ट रेट पैरिटी। वो इसलिए नहीं होता है कि जब पहली बार में आप अपना पैसा कन्वर्ट करोगे फ्रॉम रुपीज टू पाउंड, फ्रॉम रुपीज टू पाउंड का सिंबल क्या होता है, पाउंड का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। जब इसको कन्वर्ट करोगे सो दैट एक्सचेंज रेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सचेंज रेट जब आप वापस पाउंड को रुपीज में कन्वर्ट करोगे। सो इफेक्टिवली दैट विल गेट एडजस्टेड, जितना भी डिफरेंशियल है बिकॉज ऑफ मनी विच यू विल मेक बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट, एंड देयरफॉर इवेंचुअली यू विल नॉट मेक एनी एडिशनल मनी इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टिंग इन इंडिया। सो जो ये वाला रेट है इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट रेट, ठीक है, और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। इसका मतलब the forward rate will be either at a premium or at a discount if there is a difference in interest rate of two countries. This is known as interest rate parity. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, सो अगर इंडिया में 5% है, यूके में 8% है, इसका मतलब देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी फॉरवर्ड डिस्काउंट। अगर यूके में इंटरेस्ट रेट कम होता तो इट वुड हैव बीन फॉरवर्ड प्रीमियम। सो if there is a interest rate parity, you will not have any opportunity of what, covered interest arbitrage, CIA, ठीक है। सो आप लोग ये इंटरनेशनल एफएम में इस चीज को सीखते हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, करंट प्राइस ऑफ अ शेयर इज ₹60, dividend per share is ₹4, capitalization rate is 12%. What is the dividend growth rate? So guys, अपना जो फॉर्मूला है, price is equal to dividend next year over capitalization rate minus growth rate, and we have to just put up these values. So 60 is equal to 4 over 0.12 minus g, और इससे आप g का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, it will come out to be 5.3%. Correct answer which is closest is option D. Gross working capital is nothing but total current assets, option A. Parenting fit matrix was given by, so this was given by Campbell and others. So guys, ये क्या होता है? So it is known as corporate parenting analysis, और इसमें क्या होता है कि this is about relationship between the main firm or the headquarter of a firm and its subsidiary companies in different countries. It is known as corporate parenting analysis. इसका UGC ने नाम रख दिया है parenting fit matrix. Correct answer is option C. कंटीजेंसी टेबल में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का हम लोग, दो डायमेंशन में हम लोग डेटा का एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास स्कूल है कोई एंड देयर आर बॉयज एंड देन देयर आर गर्ल्स, और इसको हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि हु स्मोक एंड हु आर नॉन स्मोकर। तो पूरा डेटा को इस दो डायमेंशन में हम लोग अगर एनालाइज करते हैं, इज नोन एज कंटीजेंसी टेबल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पार्ट इज, सो गाइज सीपीएम एंड पार्ट में क्या होता है, सीपीएम में जो हमारे पास टाइम का एस्टिमेट है वो डेफिनेटिव होता है, देयर आर सिंगल टाइम एस्टिमेट, देयर इज ओनली वन टाइम एस्टिमेट। पार्ट में क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट। सो देयर इज अ ऑप्टिमिस्टिक देयर इज अ ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट, देयर इज अ पेसिमिस्टिक एस्टिमेट एंड देयर इज अ मोस्ट लाइकली एस्टिमेट। तीन एस्टिमेट से मिलके वो बनता है, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
Next one. What is the major assumption when we make when we computing a mean from a group data? So as group data का मतलब है कि अगर 10 से 20 साल के एज के इतने लोग हैं, 20 से 30 के एज के इतने लोग हैं, 30 से 40 के इतने लोग हैं, तो इसका हम मीन कैसे निकालते हैं? तो इस केस में वी टेक द सेंट्रल वैल्यू, जैसे 10 से 20 का 15, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35. So this central value represents all the values which are between 10 to 20. Therefore, every value in a class is equal to midpoint value of that class. आगे बढ़ते हैं. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हम लोग यूज करते हैं. सो गाइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? सो हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जो भी अपना वैल्यू है अकॉर्डिंगली हम अपना वी कीप असाइनिंग दैट डेटा इन दैट. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग शुरू करेंगे. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज दिस वन. सो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है. सो वी असाइन 6 ओवर हेयर. अब अगर 6 दे दिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा. अब यहाँ 1 अभी स्टिल इज लेफ्ट. इसके बाद 1 को मैं यहाँ असाइन कर दूंगा, यहाँ गया और 1 का सब असाइन कर दिया. उसके बाद क्या बचा? 5, 3, 2. तो यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2, और जो जितने भी वैल्यूज आई हैं इसको अब कैलकुलेट कर लेंगे. 2 into 6 plus 1 into 1 plus 8 into 5 plus 15 into 3 plus 9 into 2. This will give the transportation cost जो आएगी ऑप्शन डी, which is 1, 1 and 6. Fixing the zero date is most important step in establish. थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है जो दिया है एनटी ने. सो जीरो डेट क्या होती है कि जब से हम प्रोजेक्ट की एक्चुअल मॉनिटरिंग हम लोग शुरू करते हैं. सो बेसिकली जीरो डेट इज दैट डेट जो सीपीएम पार्ट में जो पहला आप लोग नोड जहां से पूरा एक्टिविटी प्लान करते हो. सो दिस इज यूज्ड इन, अब द आंसर व्हिच हैज बीन गिवन बाय इज लास्ट स्टेप. सो दिस सेंटेंस डजंट मेक मच ऑफ अ सेंस कि इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है. आई थिंक डेफिनेशन स्टेप भी इक्वली गुड आंसर हो सकता था, पर ठीक है, जो आंसर की में दिया विल गो बाय दैट, विच इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन, सो विच आर मॉडल्स ऑफ एचआरएम. सो गाइस, ए इज अ मॉडल ऑफ एचआरएम, बी भी मॉडल है, 5P मॉडल भी होता है स्ट्रेटजिक एचआरएम का. डी, दिस इज नो मॉडल, तो देयरफॉर ए बी सी इज करेक्ट आंसर. सी इज अवर आंसर. कंबाइंड लीवरेज का डेफिनेशन दी हुई है खूब सारी सी. लेट्स लुक एट देम. सो दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, एंड द थर्ड वन विच इज करेक्ट इज contribution or PBT, and then there is percentage change in EPS divided by percentage change in sales. Therefore correct answer is A, D and E, and therefore option C is my correct answer. Yes. Which are the following assumptions of net operating income approach. So guys, net operating income approach होता क्या है? So on the x axis if I represent my leverage कि मैंने कितना debt लिया है, and on the y axis if I keep my cost of capital, then cost of debt का क्या होगा? So guys, cost of debt does not change, it will be a straight line, and cost of equity will keep increasing, and cost, not from here, I have to do that again. So cost of equity will keep on increasing from this. ठीक है. So effectively जो overall cost of capital which is WACC that remains constant, क्योंकि overall cost of capital same रहेगा. इसका मतलब the value of firm will be indifferent of capital structure. So इसकी कुछ assumptions दी हुई हैं. So इस वाले केस में जो हमारा assumption D है that is incorrect. Which of the following are assumptions? ठीक है, which of the following is not आना चाहिए था. So D is a wrong assumption. This is not an assumption. So बाकी all of them are correct. A, B, C and E are correct. Therefore yes, therefore correct answer is option D. Next, move on. The following regions may be attributed to individual who have a time preference of money. So correct answer is C, A, C, D and E. Why B is not correct? Because value of money will decrease, not increase. Therefore B is not included in correct answer.
वॉल्टर मॉडल की assumptions हम लोगों को दिया हुआ है. So guys, all of them are correct. Only assumption which is not correct is option C. क्यों? Because the assumption is not a short life but a long life. Therefore, correct is answer D. The following strategies are types of combination strategies. So by combination strategies are mix of two or more strategies. इसमें जो भी options हम लोगों को दिया हुआ है, none of them represent combination of two or more strategies. Let's come to next part now. Location focus of service firm should be on determining the volume of customer and revenue. तो इसको हम कैसे determine करेंगे? Option C is the correct answer. जो थोड़ा आसान है उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है. जहां को समझाने की बात है उसको मैं एक करके आगे मैं बढ़ रहा हूं. 6 sigma, all of them are correct except 2. 6 sigma is not a mathematical function but it's an approach towards total quality management. बाकी तीनों are correct. Option C is the right answer. सिंगल चैनल सिंगल फेज क्यूइंग मॉडल का assumptions दिया हुआ है. So guys, in this case assumption C is incorrect. बाकी सब ठीक है. क्यों incorrect है? Because arrival is not from a finite but it should be from a infinite population. Let's move on to next one. Conditions under which companies may find more advantage to set up that they should be set up facility in a foreign country than exporting. So again guys, it's quite common sense. B is the correct answer. You can read through this. The following statements are correct about international trade theories. Correct answer is option D. Again इसको भी आप लोग पढ़ के you can go through it. The following are method of economic viability. A is correct. So basically this is nothing but capital budgeting methods. A is correct, B is correct, C is correct, D is also correct, E is not correct. E capital budgeting method नहीं है बल्कि project management का method है. CPM and PERT हम project management में पढ़ते हैं. It's not a method of economic assessment. Okay, now these are different terms which we learn in the chapter on corporate restructuring या जिसको merger and acquisition भी आप लोग बोलते हो. सो गाइस, स्प्लिट अप में क्या होता है? एक कंपनी मल्टीपल कंपनी में फॉर्म हो जाती है एंड पेरेंट कंपनी नो लॉन्गर एग्जिस्ट. देयरफॉर डी गोज विद 1. उसके बाद डाइवर्सिट्यूड्स में क्या होता है? दैट यू आर सेलिंग अ पार्ट ऑफ फर्म, देयरफॉर ए गोज विद 3 एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सो गाइस, अगेन कुछ नाम दिए हैं, फ्रेमवर्क दिए हैं, यू कैन इजीली फिगर इट आउट. जैसे VRI फ्रेमवर्क मिस्टर बार्नी ने दिया था, बैलेंस स्कोर कार्ड कैपलान ने दिया था. शायद बाकी दो लोगों को याद नहीं होंगे पर इन दो से भी अपना आंसर आ जाना चाहिए था, विच इज ऑप्शन बी. Again, there are definitions from the chapter on quality management, production management course, and correct answer is option C. Data mart, operational data store, enterprise. Again, these are pure definitions. अगर मैं इसकी समझ तो ये सारा भी आराम से हो जाना चाहिए था. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो गाइज, नाउ देयर आर डिफरेंट थ्योरीज. ये शायद कुछ लोगों से नहीं भी होता, इसलिए हम लोगों ने इसको टफ की कैटेगरी में भी रखा है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ वर्किंग कैपिटल. सबसे पहले रॉ मटेरियल, उसके बाद रॉ मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद फिनिश गुड, उसके बाद डेटर, उसके बाद कैश, and therefore correct answer will be option D. Arrange the following stages of international development in ascending order. Again guys, काफी well known question है कि what is the growth path when you go global, and correct answer is option B. Put in the sequence of 4 steps to convert the real world data into mineable data. So it's a process of, it's under the chapter on data mining. Correct answer is option B. Subject of scheduling. So guys, again you have to understand the कि कैसे पूरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट अपना काम करता है. फर्स्ट वी डू कैपेसिटी प्लानिंग, ठीक है. फ्रॉम कैपेसिटी प्लानिंग वी डू एग्रीगेट प्लानिंग. एग्रीगेट प्लान से हम बुलाते हैं मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, एंड देन वी गो इनटू शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. So capacity planning, aggregate planning, MPS, master production schedule, and then finally short term scheduling.
सो इन दोनों में क्या है कि जो इकोनॉमिक एक्सपोजर की डेफिनेशन है उसमें लिख दिया है ट्रांजैक्शन वाली, ट्रांजैक्शन की जगह इकोनॉमिक लिख दिया है, इसलिए दोनों बिकम्स इनकरेक्ट एंड बी इज द करेक्ट आंसर. अदरवाइज कुछ चेंज नहीं है, बस दोनों को इंटरचेंज कर दो, यू विल गेट द करेक्ट डेफिनेशन. So guys, again in this case both are correct statement and R is the correct explanation of A. काफी आसान है, इसको आप पढ़ के आप इसको कर सकते हो. Okay, the question is if current ratio is 2.5, liquid ratio 1.5, working capital 90,000, what is the value of inventory? तो इसको समझ लेते हैं. तीन चीजें हमें मेंशन्ड हैं, ठीक है. तो करंट रेशो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है. लिक्विड रेशो क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. और लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक माइनस कर दें तो लिक्विड एसेट्स हो जाते हैं हमारे वो, ठीक है. तो स्टॉक जो है वो लिक्विड एसेट्स में नहीं कंसिडर किया जाता. तो लिक्विड रेशो होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लाइबिलिटीज. और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास वर्किंग कैपिटल का होना चाहिए, बिकॉज वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई है. वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. तो ये तीन फॉर्मूले हैं जिनको यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे. तो यहां से वर्किंग कैपिटल 90,000 हमें दी हुई है, तो करंट एसेट्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 90,000 प्लस करंट लाइबिलिटीज, राइट, ठीक है. तो ये बेसिकली हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ये वाली, दिस वन, ठीक है. करंट एसेट इज इक्वल टू 90,000 प्लस करंट लाइबिलिटीज. अब बहुत ही सिंपल है, इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में इंसर्ट कर देंगे. तो करंट एसेट्स क्या है हमारे? 90,000 प्लस करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज हमें आइडेंटिफाई करनी है. करंट रेशो हमारे को 2.5 दिया हुआ है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज निकलेंगी. करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 60,000, और फिर ऐसे ही हमारे पास अगेन इसमें इंसर्ट करेंगे तो करंट एसेट्स की भी वैल्यू आ जाएगी. करंट एसेट्स की वैल्यू आएगी 1,50,000, क्योंकि 60,000 जब आप ऐड करोगे 90,000 में तो करंट एसेट्स आ जाएंगे 1,50,000, ठीक है. उसके बाद एक चीज और हमारे को गिवन है, दैट इज लिक्विड रेशो. और लिक्विड रेशो कितना दिया हुआ है हमारे को? 1.5. तो इसको हम यूज करेंगे 1.5 इज इक्वल टू 1,50,000, मतलब करंट एसेट्स. अब नाउ वी आर यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है. 1.5 इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही बात है, अपॉन करंट लाइबिलिटीज. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 60,000, बाय विच ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. व्हाट इज नॉट अ मिसयूज ऑफ कमिटीज. सो इनमें से कौन सा मिसयूज ऑफ कमिटीज नहीं है? तो कमिंग ऑन टू सी ऑप्शन, रिप्लेसमेंट फॉर अ मैनेजर. क्या कमिटीज किसी मैनेजर को रिप्लेस कर सकती हैं? अगर ऐसा होगा, कमिटीज अगर किसी मैनेजर को रिप्लेस कर देंगी तो देयर विल बी अ लैक ऑफ क्लियर लीडरशिप, एंड एट द सेम टाइम देयर will not be anybody who can take the accountability or who can take the responsibility for a particular task. तो ये misuse है, ठीक है. So basically this is a misuse of committees. And for decisions beyond participants authority, तो participants का मतलब है who all are the members of the committee. If they are acting beyond the powers or the scope of the committee, then definitely that is going to be a misuse of the committee. So ये भी एक misuse है. Authority और membership कहीं से भी misuse of committees नहीं है. If the committee members are acting within the scope of the authority which is prescribed for the committee, so no doubt it is not a misuse of committee. एट द सेम टाइम मेंबरशिप जो है वो भी कहीं से मिसयूज नहीं है. मेंबरशिप इस तरह से कमिटीज की गई है कि जहाँ पर बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज या रेलेवेंसी उनको नॉमिनेट किया गया है टू एक्ट एज मेंबर ऑफ द कमिटी, देन डेफिनेटली इट इज ऑल्सो नॉट द मिसयूज ऑफ द कमिटी, ठीक है. तो इसका आंसर है ए एंड बी. A and B means authority and membership. That is not the misuse of committee. Okay, the next question is performance appraisal too often degenerates into a dishonest annual ritual. Who stated this? So question like this in which the statement is given and it has been asked that who stated this kind of statement.
So that are considered tough because there are so many statements said by different people. So one cannot learn such statements according to the people who said them. So that is why these are considered tough. ठीक है, और आंसर इसका है आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मुरलिस has given this statement about the performance appraisal. Okay. Next is who has authored the book The Third Wave. Again the name of the book along with the author has been asked. So first of all, the author of this book is Alvin Toffler, right? And this book was published in 1980. And it talked about 3 waves of civilization. First is agricultural wave, second one is industrial wave, and the third one is your post-industrial wave, which is been recognized as the third wave in the book by Toffler. Okay, again such kind of questions are considered tough because बहुत ही specific question है, and one may not identify easily that which book is authored by which author unless we are going through some popular books, right? Okay, next one is which one of the following is correct regarding accounting equation. Okay, so accounting equation in accounts, it's a very basic concept and everyone knows that we have assets is equal to liabilities plus capital. And if we deduce this equation further, we can easily get that liabilities is equal to assets minus capital. So accordingly option D is the correct one, right? So assets is equal to liabilities plus capital, और हम एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि liabilities is equal to assets minus capital. Okay, answer is in case of financial enterprises, cash flow arising from dividend received and paid is shown in cash statement under which one of the following activities. तो पहले तो 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं और 2 तरह के एंटरप्राइजेस हो गए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के लिए. ठीक है, 3 तरह की एक्टिविटीज तो मेंशन्ड ही है जो ऑप्शंस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ठीक है, और 2 तरह के एंटरप्राइजेस मतलब फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस होते हैं और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस होते हैं. तो पहले मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं जिससे कैश फ्लो बनता है हमारा. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज बेसिकली विच आर बिलोंगिंग टू योर प्राइमरी और मेन एक्टिविटीज और कोर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, सो इफ वन सेल्स हिज बिजनेस प्रोडक्ट्स, तो उससे जो रेवेन्यू अर्न होता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया. ठीक है, और इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसी के अंदर हम मेंशन करते हैं. ठीक है, तो एक हो गया कैश इनफ्लो और दूसरा हो गया कैश आउटफ्लो. ओके, अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं विच आर रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, तो जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हम एक्वायर करते हैं, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, उसमें कुछ भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दैट इज एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्टिविटीज विच फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है फंडिंग, कि हमारा सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है. बिजनेस जो चल रहा है उसमें कुछ पैसा लगा होगा, तो वो पैसा हमारा कहाँ से आ रहा है, इक्विटी शेयर्स के थ्रू आ रहा है. ठीक है, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर्स हो रहा है, या फिर हम कोई बैंक लोन ऑब्टेन कर रहे हैं. तो ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तो इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही लोन को पे बैक कर रहे हैं या इनकी रिडम्पशन कर रहे हैं शेयर्स की, या प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनको रिडीम कर रहे हैं, या फिर हम डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, तो ये सारे एक्टिविटीज फॉल होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में. ठीक है, अब चलते हैं फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस. तो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस बेसिकली मेरे वो एंटरप्राइजेस होते हैं विच आर इन्वॉल्व इनटू एक्टिविटीज सच एज लेंडिंग एंड बोरोइंग. तो उनका मेन कोर एक्टिविटी क्या है, लेंड करना और बोरो करना. ठीक है, जैसे बैंक्स हो गए या कोई इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो गई, तो ये सारे फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस की एक्टिविटी में आते हैं. उन्होंने जो लोन दिया था या लिया था उसमें इंटरेस्ट पेमेंट होगी या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है,
तो वो कैटेगराइज होगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सो ऐसे फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस जिनका मेन एक्टिविटी लेंडिंग और बोरोइंग है, तो इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड जैसी जो भी इनकी एक्टिविटी होती है, दैट इज बीन कैटेगराइज्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो अगर ये डिविडेंड भी रिसीव करते हैं तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशंस, तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज की बात हो रही है तो इसीलिए लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। पहला पार्ट बोला है डिविडेंड रिसीव्ड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि इनका मेन जो काम है वो इस नेचर का है, दैट इज अदर देन नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। तो नॉन फाइनेंशियल में हमारे होते हैं जैसे कि हमारे रिटेलर्स हो गए, या फिर हमारे ट्रेडर्स हो गए, या फिर हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हो गई। ठीक है, जिनका मेन कोर एक्टिविटी लेंडिंग और बोरोइंग मनी नहीं है, उनका काम है मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट और उससे रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है, तो वो नॉन फाइनेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। इवन सर्विस प्रोवाइडर्स भी नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस डिविडेंड पे कर रहे हैं तो उनकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंसिडर किया जाएगा, कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, दिस इज बीन कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय द फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस and is categorized as financing activity. Next question is, as per Henry Mintzberg, which of the following is not a part of his conception of types of strategies? तो straightforward अगर हमने Mintzberg की types of strategies पढ़ी है तो we can be able to answer this question, और जो इसका right answer है that is contingency strategy. ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं जो हेनरी मिन्सबर्ग ने दी है, दैट इज इंटेंडेड स्ट्रैटेजी, सेकेंड वन इज रियलाइज स्ट्रैटेजी एंड द थर्ड वन इज इमर्जेंट स्ट्रैटेजी। तो इंटेंडेड स्ट्रैटेजी वो होती है बेसिकली विच द ऑर्गेनाइजेशन होप्स टू एग्जीक्यूट एंड विच इज बीन फॉर्मुलेटेड बिफोर हैंड। ठीक है, और इमर्जेंट स्ट्रैटेजी होती है विच इज डिपेंडेंट अपॉन द एक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड इट इज क्वाइट अनप्लान्ड। और रियलाइज स्ट्रैटेजी होती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटेंडेड एंड इमर्जेंट स्ट्रैटेजी, राइट, दैट इज बीन एक्चुअली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो वो होती है रियलाइज स्ट्रैटेजी। ओके, सो विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द कंसेप्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, कंटिजेंसी स्ट्रैटेजी इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट, as per Rice and Trout, which one of the following is not a standard criteria for successful positioning? So positioning का अगर मतलब समझें तो positioning is how product is placed in the eyes of the consumer or customer. ठीक है, तो Rice and Trout basically उन्होंने 4 C's की बात की है। फर्स्ट इज योर कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, सो कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या है? सेटिंग द प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, तो वो हो गया कॉम्पिटिटिवनेस। देन दे से कंसिस्टेंसी, पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी कंसिस्टेंट with the image or identity of the brand और product। ठीक है, तो उसकी इमेज और आइडेंटिटी से मैच करना चाहिए पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, क्रेडिबिलिटी का मतलब यहां पर है पोजीशन शुड बी बिलीवेबल एंड क्रेडिबल। ठीक है, टू द टारगेट मार्केट, यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। एंड विच इज नॉट इंक्लूडेड as per Rice and Trout in the successful positioning, that is commitment। तो commitment नहीं है। चौथा जो इसमें included है that is clarity। So position should be clear and easily understood by the target market as per Rice and Trout। ठीक है, तो D इसका आंसर है। Of course थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि Rice and Trout के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो अगर हमने Rice and Trout नहीं पढ़ा तो we will not be able to answer this question successfully, right? Okay, next is two sets of theories are popular in the organizational behavior literature, one is behavioral and the cognitive behavioral theory। तो कौन कौन सी थ्योरीज हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, हम पढ़ते भी हैं और काफी पॉपुलर भी है। क्लासिकल कंडीशनिंग, यस वी डू। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग हम पढ़ते हैं, सोशल लर्निंग बाय एल्बर्ट बंडूरा भी पढ़ते हैं। सो कौन कौन सी इंक्लूडेड नहीं है? परसीव्ड कंसिक्वेंसेज एंड प्रायर लर्निंग। सो अकॉर्डिंगली इसका आंसर हो जाता है A, B and D। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निक्स फॉर अप्रेजिंग परफॉर्मेंस इंक्लूड। तो कौन कौन सी परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक्स हैं?
ये सब बहुत कॉमन मेथड्स हैं। ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड हम पढ़ते हैं, ऑल्टरनेशन रैंकिंग मेथड पढ़ते हैं और पेयर्ड कंपैरिजन मेथड पढ़ते हैं। ये दोनों डाइवर्सिटी काउंट्स एंड पोटेंशियल रेटिंग्स हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया A, C एंड E, राइट। Which of the following are 4 stages of psychosexual development for personality development according to Freud? तो पर्सनैलिटी की ये एक थ्योरी है और इसमें जो स्टेजेस हैं वो 4 ना होकर 5 हैं। 1 इज योर ओरल, ठीक है, ओरल, एनल, फेलिक यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है और जेनिटल भी बताइए। एक और है दैट इज लेटेंसी। तो ओरल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो होती है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एज एज पर फ्लूइड, ठीक है। तो एज कौन कौन सी रिलेटेड है? ओरल में बर्थ से लेके 1 ईयर तक स्पेसिफाइड है, देन एनल में 1 ईयर टू 3 इयर्स, राइट। और उसके बाद फेलिक में 3 to 6 इयर्स की कैटेगराइजेशन है। लेटेंसी में 6 to प्यूबिक ईयर, प्यूबर्टी तक, एंड प्यूबर्टी टू एडल्टहुड या प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स जेनिटल में फॉल करते हैं। तो अकॉर्डिंगली मतलब मेटिकुलस जो है कोई ऑप्शन नहीं है एज पर दिस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो इसका आंसर है A, B, C एंड E, राइट, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following summarized under 3 C's for human resource development? तो राव ने बताया है there are 3 C's for human resource development। उसमें कौन कौन से C आते हैं? कॉम्पिटेंसी आती है, ठीक है, देन आपका कमिटमेंट आता है और कल्चर आता है। तो कम्युनिकेशन नहीं आता है। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर A, C एंड D है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? बेसिकली जो सोर्स ऑफ फंडिंग होती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन की पैसा कहाँ से आ रहा है जिससे हम बिजनेस चला रहे हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहे हैं या बैंक लोन ले रहे हैं या बैंक लोन को रीपे कर रहे हैं, तो ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो कैश रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स ये इंक्लूड होगा, एंड कैश पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ शेयर ये भी इंक्लूड होगा, और आपका पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, these are basically considered as financing activities, ठीक है। ब्रोकरेज पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, और कैश रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिमिलरली ये भी आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। सो दीज टू आर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ओके। नेक्स्ट इज we have to match the list of the given theories or approaches with their propounders। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये और बहुत पॉपुलर पूछे हुए हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद हेनरी फ्योल, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो A गोज विद योर 3, ठीक है। तो दिस इज हेनरी फ्योल ऑपरेशनल मैनेजमेंट, एंड बिहेवियरल अप्रोच ऑफ कोर्स एल्टन मायो की है, ठीक है। सो दिस इज योर B, एंड देन वी हैव सोशल सिस्टम अप्रोच विल्फ्रेडो पैरेटो, एंड 7S अप्रोच किसने दी है? मैकिन्जे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली C इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मोटिवेशनल थ्योरीज अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द प्रोपाउंडर्स वी हैव टू मैच। तो बहुत ही इजी सी हैं और बहुत पॉपुलर थ्योरीज है मोटिवेशन की। ये नीड हायरार्की थ्योरी सबको पता है, अब्राहम एच मैस्लो ने दी है। सो हेयर गोज अब्राहम एच मैस्लो विद A, ठीक है। और A का 2 अगर आप देखोगे तो सिर्फ B ऑप्शन में है, तो इससे भी पता चलता है कि B इज द करेक्ट आंसर। तो B गोज विद 1, ठीक है, सिर्फ फ्रेडरिक हर्सबर्ग, एंड देन C गोज विद योर 4 एक्सपेक्टेंसी थ्योरी VH रूम की है, एंड थ्योरी ऑफ X एंड Y इज डगलस मैकग्रिगोर, ओके। नेक्स्ट, डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव टू बी मैच्ड अप विद देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो IND-AS की बात हो रही है यहाँ पर सबसे पहले। सो IND-AS 1 जो है दैट टॉक्स अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद IND-AS 7 देखें तो दैट टॉक्स अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके।
एंड IND-AS 16 की बात करें तो दैट टॉक्स अबाउट PPE, ओके, एंड IND-AS 18 इज रेवेन्यू रिकग्निशन, ठीक है. So B is the correct answer to this question. Next, arrange the steps of process of learning in proper order. तो इनफैक्ट अगर हमने ये गो थ्रू नहीं भी किया तो स्टेप्स को देख के कई बार पता चल जाता है कि फर्स्ट कौन सा होना चाहिए, लास्ट कौन सा होना चाहिए, उससे वी कैन असर्टेन कि क्या स्टेप्स रहेंगे किसी भी प्रोसेस के. सो हेयर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज बीन आस्क्ड. तो सबसे पहला ही जो ऑप्शन है एक्वायरिंग नॉलेज, सबसे पहले क्या करते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, वी हैव टू एक्वायर द नॉलेज. सो दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप, राइट. और उसके बाद हम बेसिकली एसिमिलेशन और रिटेंशन करेंगे. सो वेन एवर वी एक्वायर दी नॉलेज, उसको रिटेन करते हैं, देन वी एक्वायर दी न्यू नॉलेज, ठीक है. फिर उसके बाद हमारा एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज रहता है, एंड देन जो भी हमने न्यू लर्निंग एक्वायर करी है उसको अप्लाई करेंगे. और उसके बाद यूजिंग लर्निंग ऑन ऑल सिचुएशन. सो जब भी हम लर्न करते हैं, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग इट तो इट इज़ ऑफ नो यूज. तो जो भी लर्निंग की है इट हैज़ टू बी यूज इन द सिचुएशंस, ठीक है. और फाइनली सेल्फ मॉनिटर्ड लर्निंग, ओके. सो A is the correct answer to this question. So next question is, there exist certain requirements for effective control. Arrange the requirements from later to initial as proposed by Oons and Verich. तो Oons and Verich के अकॉर्डिंग effective control की requirements को हमें arrange करना है, बट ये थोड़ा सा tricky question है. इसमें later to initial जाना है हमें, ठीक है. सो आइडली ये थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में ही होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है. तो इसको एक बार देख लेते हैं इसके स्टेप्स पर. पहले हम इनिशियल टू लेटर अरेंज करते हैं, फिर हम उसको रिवर्स कर लेंगे, ठीक है. तो ऊन्स एंड वेरिच के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप जो विच इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कंट्रोल इज टेलरिंग कंट्रोल्स टू इंडिविजुअल मैनेजर्स, ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट है, टेलरिंग कंट्रोल्स टू इंडिविजुअल मैनेजर्स की. इंडिविजुअल मैनेजर्स को हम कंट्रोल उनके हाथ में देंगे. देन आफ्टर दैट वी विल मेक श्योर दैट कंट्रोल पॉइंट्स अप एक्सेप्शंस एट क्रिटिकल पॉइंट. तो मैनेजमेंट में एक्सेप्शन का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए कंट्रोल में कि सिग्निफिकेंट चीजें मैनेजर्स हैंडल करें एंड ऑल द अदर थिंग्स विल बी हैंडल्ड बाय सबऑर्डिनेट्स, ठीक है. उसके बाद ऊन्स एंड वेरिच के अकॉर्डिंग सीकिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कंट्रोल्स. ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कंट्रोल्स का मतलब यहाँ पर ये है कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह कंट्रोल में, ठीक है. एंड लास्ट इज फिटिंग द कंट्रोल सिस्टम टू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो इनिशियल टू लेटर होता है A, देन C, देन D, देन B. और इसको रिवर्स करेंगे बिकॉज वी हैव टू अरेंज देम फ्रॉम लेटर टू इनिशियल. तो ये फाइनली बन जाएगा आंसर B, D, C, A, which makes the D option as final answer, right? Next, arrange the Indian trade unions or associations according to formation or establishment from earlier to later. तो बहुत ही easy सा क्वेश्चन है. अगर ईयर हमारे को इनके याद है, बहुत पॉपुलर ट्रेड यूनियंस हैं. तो मेड्रास लेबर यूनियन 1918 में आई है, BMS 1955 में आई है, INTUC 1947 में आई है, AITUC 1920 एंड RTUC 1931 में. अकॉर्डिंगली हम इसको अरेंज करेंगे तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस. तो नॉर्मल कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो बजटिंग प्रोसेस का हमारे पास स्टेप्स हम इजीली पता लगा सकते हैं. तो सबसे पहले वी हैव टू गो टू द इंडिविजुअल मैनेजर्स ऑफ द डिपार्टमेंट and we have to obtain the estimates for preparing the budget. तो first and foremost step ही A होता है, ठीक है, in the budgeting process. और उसके बाद then we need to coordinate the estimates, whatever estimates we have collected from the different individual managers, we have to coordinate those estimates with the organizational plans, ठीक है. तो whether they are in alignment with the organizational goals or not, वो देखना है हमारे को. Then we need to communicate the budget, ठीक है. And then of course after communication we will go for implementation of the plan, and then finally we are going to report the interim progress towards budget objectives, okay. So making it option D as final answer. Okay, next is
स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो बेसिकली दिस पैसेज इज फ्रॉम CSR, ठीक है, टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीन कवर्ड। तो अगर हम देखेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हमारे को आइडेंटिफाइड हो पा रहे हैं इस पैसेज में से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है CSR इज अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेट देयर इंडस्ट्रियल एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स विद देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स विद देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, और सेम लाइन यहाँ पर भी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। CSR इज होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेट देयर सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स विद देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वैसे भी CSR में, ना कि इंडस्ट्रियल एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स विद देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो पूरे स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है तब आंसर करना है। इन दिस मॉडर्न डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू बी माइंडफुल बोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ दे आर डूइंग। तो ये भी हमारे को फर्स्ट स्टेटमेंट में ही सेम टू सेम लाइन दिख रही है, ठीक है। बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू बी माइंडफुल। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, okay, according to the passage, what is the significance of companies social responsibility in the modern digitalized world? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है their sense of social responsibility provides them with a competitive edge over their competitors. So accordingly option C is the correct answer, ठीक है। Next, what is the ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच इन CSR? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच हमारे को इस लाइन में दिख रहा है। कंपनी फोकसेस ऑन 3 P's, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर B आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एजर्शन और रीजनिंग की क्वेश्चन है। एजर्शन है कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड 2% ऑफ द प्रॉफिट्स टुवर्ड्स CSR इन द गिवन टाइम लिमिट। तो यहाँ पर ये 2% हमें दिख रहा है, ठीक है। CSR guidelines, these guidelines require Indian companies to spend 2% of their net profit, ठीक है। तो assertion correct है and reason है the government of India has made stringent provision, क्योंकि government of India ने CSR guidelines लाई है ना, and Indian government implemented new CSR guidelines, ठीक है। तो reason भी इसका correct है, both A and R are correct and R is the correct explanation of A, ठीक है। Next is what is the consequence for companies that fail to meet the CSR spending requirement as per the new अमेंडमेंट्स। तो यहाँ पर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन है, बट एज पर द प्रेजेंट अमेंडमेंट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड 2% ऑफ द प्रॉफिट टुवर्ड्स CSR इन द गिवन टाइम लिमिट और आर रिक्वायर्ड। सो या तो गिवन टाइम लिमिट में 2% स्पेंड कर दीजिए और आर रिक्वायर्ड टू टर्न ओवर दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इन द फंड्स विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर डी है, ओके। सो ये CSR वाला ओवर हो गया है। नेक्स्ट एक और पैसेज है विच इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। प्राइमरी गोल पूछा गया है, तो प्राइमरी गोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूछा गया है, ठीक है। तो पहली लाइन में हमें दिख रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन अ कंपनी ब्रिंग्स ऑर्डर एंड मेथड्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस रहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अडेयरिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है व्हेनेवर देयर आर प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर फॉलोड बाय एंटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ओपननेस एंड गवर्नेंस पॉलिसीज गिव इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो इसका आंसर बी है। Next is how does corporate governance helps in exposing unethical policies or mismanagement in the company? Corporate governance कैसे expose करती है unethical policies और mismanagement in the company? Openness promote करके, यहाँ लिखा हुआ है ना, openness and governance policies give investors confidence, ठीक है। True financial performance of a company, openness and governance policies। तो इसका आंसर है C, by fixing responsibilities and promoting openness, ठीक है। हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अ सिस्टम? तो एज अ सिस्टम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पैसेज क्या बोलता है? नीचे लिखा हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एन ओपन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो सिस्टम के बारे में तो बात हुई है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है। दे मे अपीयर लॉन्ग वाइंडेड और टाइम कंज्यूमिंग और इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग इज हिंडर्ड। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ड्रॉबैक्स भी बताया हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी हिंड्रेंस आ सकती है या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इट्स एन ओपन डेमोक्रेटिक सिस्टम विद सम ड्रॉबैक्स, ठीक है। Which one of the following is one of the advantages of corporate governance mentioned in the passage? तो सबसे ज़्यादा जो बात की गई है वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात की गई है, ठीक है।
तो इम्प्रूविंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड रिलेशंस, तो डिस्करेजिंग नहीं हो सकता, अवॉइडिंग नहीं हो सकता कंपटीशन, हाइड तो करते ही नहीं है हमेशा हम। एथिकल पॉलिसी क्या बोलते हैं कि वी हैव टू थ्रो लाइट ऑन द remunerations paid to the directors and CEOs by way of corporate governance provisions. तो A, B और D नहीं हो सकते, C is the correct answer to this question. Okay, the question says the variety of approaches to management analysis, the amount of research and the number of different views has resulted in much confusion as to what management is. तो ये बात करता है कि when there is a multitude of approaches towards what is management, तो एक confusion create होना natural है, स्वाभाविक है। इसको क्या कहा गया है? इसको कहते हैं management theory jungle, which has been coined by Harold Kuntz in his work which is Flood of Management Theories. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो एलेक्स ऑफ एफ ऑसबर्न को फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। इन्होंने अपने वर्क में दैट इज योर क्रिएटिव पावर में इस वर्ड का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। In case of an executive chairman, what is the minimum percentage of independent directors required on the board? तो बेसिकली सेबी का जो LODR है उसमें ये चीज दी गई है कि जब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है तो यानी कि वो ऑपरेशंस या फिर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है बिजनेस में, तो इस केस में जो चेक एंड बैलेंसेस है वो ज्यादा होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होना चाहिए, तो एटलीस्ट हाफ विल बी दी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑन दी अदर हैंड अगर ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता तो वहां पे रिलेटिवली लेस चेक एंड बैलेंस चाहिए, तो वहां पे वो एटलीस्ट 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द correct answer. What is the minimum prescribed net profit threshold for companies to be required to undertake CSR activities अंडर क्लॉज 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? ये तो सवाल आपका कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। जब से ये 2013 में जब से ये सेक्शन आया है, सेक्शन 135, ये सबको ही याद हो जाना चाहिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, उसके बाद कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो CSR एक्टिविटीज में खर्च करना है, दैट इज 2% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये अपने आप में एक आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी अगर आपने इस सवाल को गलत कर दिया, यानी आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हु आर्ग्यू दैट एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर। ठीक है, इस पे आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो वर्ड है, एक है एटीट्यूड, एक है बिहेवियर। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है इसकी बात कहाँ करी गई थी? इसकी बात करी गई थी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ये क्या थ्योरी क्या कहती है कि whenever there is a conflict between a particular person's attitude and his or her behavior, उस केस में उस conflict को खत्म करने के लिए साइकोलॉजिकली कंफर्ट लेने के लिए जो एटीट्यूड होता है वो उसको अलाइन कर दिया जाता है बिहेवियर की तरफ। तो वो पर्टिकुलर पर्सन अपने एटीट्यूड को बिहेवियर की तरह अलाइन कर देगा। देयरफॉर यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर वो सही हो जाएगा। और इसका जो थ्योरी के जो जिसने ये थ्योरी दी है दैट इज लियोन फेस्टिंजर। तो फेस्टिंजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रिप्रेजेंट बेसिक कन्विक्शंस that a specific mode of conduct or end state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end state of existence। तो यानी कि बेसिक कन्विक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है कि ये एकदम बेसिक कन्विक्शन है, तो ऐसी बातें हमेशा वैल्यू से एसोसिएटेड होती हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैल्यूज क्या होती हैं? डीपली इनग्रेन्ड प्रिंसिपल्स या फिर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम सब अपने लिए जीते हैं, उनसे जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जो हमारा कन्विक्शन लेवल पे होता है, दैट इज वैल्यूज। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है कि डेमोन्स्ट्रेटिंग स्टैटिस्टिकली अ रिलेशन बिटवीन अ स्कोर्स ऑन अ सिलेक्शन प्रोसीजर एंड जॉब परफॉर्मेंस ऑफ अ सैंपल ऑफ द वर्कर। तो ये क्या कह रहा है? ये मेजरमेंट की बात कर रहा है। मेजरमेंट और जो आउटकम है इनके बीच में रिलेशन की बात कर रहा है। तो इनके बीच में जो रिलेशन की बात करी गई है वो क्राइटेरियन वैलिडिटी में करी गई है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है लाइकर्ट हैड प्रपोज्ड ओनली 6 डायमेंशंस, उसके बाद 7 डायमेंशन 7 स्टेप्स किसने करी है, ये करी है लिटविन एंड स्ट्रेंजर ने, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट सबसे पहले क्या होता है, शेयर्ड परसेप्शन अमंग द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स, शेयर्ड परसेप्शन टुवर्ड्स द और अदर आई शुड से शेयर्ड परसेप्शंस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। इन्होंने 7 स्टेप्स दी थी, दे आर कंफर्मिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड्स, स्टैंडर्ड्स एंड सो ऑन, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आई शुड ऑल्सो राइट 2 मोर जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, दैट इज वार्मथ एंड सपोर्ट, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्लैरिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which type of employees are included in the definition of IHRM by P. Morgan? तो P. Morgan ने जो IHRM की definition दी थी उसमें 3 different types of employees का जिक्र था। They are host country, parent country and third country। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। Let's suppose एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, let me take an example of IBM, जिसका ऑफिस यूएस में, इसका हेड ऑफिस यूएस में है, यानी ये पेरेंट कंट्री है। तो अब अगर यूएस में ये कंपनी है और अगर इसको अपना ऑस्ट्रेलिया में अगर अपना बिजनेस चलाना है, तो लेट्स सपोज इस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में कुछ एम्प्लॉइज को हायर किया, उन एम्प्लॉइज को क्या कहेंगे, उन एम्प्लॉइज को कहेंगे होस्ट कंट्री नेशनल्स। दूसरी तरफ अगर यही कंट्री में यूएस ने अपने खुद के एम्प्लॉइज यहां पे भेज दिए तो इसको क्या कहेंगे, पेरेंट कंट्री नेशनल, ठीक है। तीसरे हो गए कि लेट्स सपोज कोई थर्ड पार्टी कंट्री है, सिंगापुर ले लेता हूं मैं, सिंगापुर में कुछ आईबीएम के एम्प्लॉय थे, उनको ऑपरेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा, तो इसको मैं कहूंगा थर्ड कंट्री नेशनल, ठीक है। तो ये हो गया ABC, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल? तो कितना होना चाहिए, 12 ओनली। 1958 में इंडिया में जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल आए थे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन 5 फैक्टर्स ऑफ EM रॉजर्स दैट इन्फ्लुएंस अडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन? तो बेसिकली जो EM रॉजर था, इन्होंने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी नया आइडिया है या कोई भी नया प्रोडक्ट है, उसकी अडॉप्टेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे सोसाइटी में डिफ्यूज होती है और धीरे धीरे उसकी अडॉप्टेबिलिटी आती है। और उसको डिफ्यूज करने के लिए जो 5 मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं फैक्टर्स में से एक है ट्रायलेबिलिटी, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ और भी होते हैं जैसे रिलेटिव एडवांटेज हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, या फिर आपका ऑब्जर्वेबिलिटी हो गया, कंपैटिबिलिटी हो गया, ये सारे मिलके इन फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी थ्योरी से रिलेटेड है। ये क्या बताता है कि टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स कैसे होते हैं टुवर्ड्स दिस न्यू इनोवेशन। तो लेगार्ड्स होता है, इनोवेटर्स होता है, अर्ली मेजॉरिटी होता है, लेट मेजॉरिटी होता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इनोवेटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है making the brand a meaningful part of the consumer conversations and likes by fostering direct and continuous customer involvement in shaping brand conversation experiences and community। तो ये conversations में brand को लेके आ रहे हैं, एक तरीके से जो कस्टमर है उसका engagement बढ़ा रहे हैं, एक meaningful part बना रहे हैं उसकी लाइफ का। तो ये क्या हो रहा है, ये engagement हो रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कस्टमर engagement marketing। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कहता है, अ चैनल स्ट्रक्चर इन विच प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स एक्ट एज अ यूनिफाइड सिस्टम। यानी कि आपका प्रोड्यूसर एक लेवल है, होलसेलर एक लेवल है, रिटेलर एक लेवल है, ये एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं टू प्रोवाइड द बेस्ट एफिशिएंसी और बेस्ट इफेक्टिवनेस फॉर द कंज्यूमर। तो ये क्या हो रहा है, ये वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर सेम लेवल पर 2 या उससे ज्यादा फर्म्स मिलके काम कर रहे हैं तो उस केस को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फर्निशिंग रिटेल कंपनी ओपन अ न्यू जनरेशन ऑफ फर्नीचर गैलरीज दैट आर पार्ट स्टोर, पार्ट इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो एंड पार्ट रेस्टोरेंट. तो एक तरीके से जो सेलिंग हो रही है वो केवल सेलिंग नहीं हो रही है, एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस भी दिया जा रहा है. इसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल रिटेलिंग, जिसमें एक बहुत ही बढ़िया लाइन होती है, गो बियॉन्ड सेलिंग. ठीक है, केवल बेचना नहीं है, उसको सोफे पे बिठाना है और एक जूस भी पिलाना है. इस टाइप की बातें यहां पे करी जा रही है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following Industry 4.0 technology shall detect temperature, humidity and vibration changes, enabling avoidance of system malfunction and human protection in oil and gas industry? तो ये क्या बात कर रहा है? ये एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, जिसके बारे में आई एम श्योर आपने कहीं अखबार में या किसी और सोर्सेज में जरूर पढ़ा होगा. दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इसमें क्या होगा? देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस जिनको हम अब कनेक्ट कर सकेंगे थ्रू सेंसर्स एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज. सो दीज डिवाइसेस आर जो है वो आपस में कनेक्ट होके एक साथ काम करेंगे. इनमें सेंसर्स भी होंगे जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या वाइब्रेशन चेंजेस को नोट करेंगे और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी इसको कर लेंगे. तो इसको करेक्ट आंसर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स मार्क करके आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? To support Indian artificial intelligence startup, which technological infrastructure is expected to be developed by the government of India? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट क्लस्टर्स बना रही है, सो दैट जो कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है इन स्टार्टअप्स में या फिर टेक सेवी कंपनीज में वो थोड़ा सा अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे इनको मिल सके. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन में बात करता है. आफ्टर 10 years of deadlock, European Union is ready to negotiate with India and WTO on which issue relating to food security? तो अक्टूबर 2023 की न्यूज है, दैट इज पब्लिक स्टॉक होल्डिंग नॉर्म्स. इंडिया और यूरोपियन यूनियन तो मान गया है पर यूएस नहीं माना है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. G20 समिट जो कि हमारी कंट्री में 2023 के दौरान बहुत ही बड़ा इवेंट था, न्यू दिल्ली ने इसे होस्ट किया था. इट प्रपोज विच इकोनॉमिक कॉरिडोर इंक्लूडिंग शिपिंग एंड रेल लाइंस. तो कौन सा कॉरिडोर प्रपोज किया गया था? दैट इज IME ही, विच मीन्स इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. इसके दो पार्ट हैं, एक है ईस्ट कॉरिडोर और दूसरा है आपका नॉर्थ कॉरिडोर. ठीक है, गिव मी अ मिनट. तो ईस्ट कॉरिडोर में जो है इंडिया इज रिलेट, जो कनेक्शन है दैट इज टू अरेबियन गल्फ. और जो नॉर्थ है टू गल्फ ऑफ यूरोप. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इनोवेशन इज द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, द एक्ट दैट एंडोज रिसोर्सेज विद अ न्यू कैपेसिटी टू क्रिएट वेल्थ. ये एक स्टेटमेंट है जिसे आपको याद करना होगा. इसे किसने दिया है? पीटर ड्रकर ने दिया है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. In which institutions of women entrepreneurship ज्योति जीवन नायक was associated? तो ये इंस्टीट्यूशन वुमेन इंस्टीट्यूशन है ज्योति जीवन नायक, ये किसके संग एसोसिएटेड है? सो बेसिकली दिस इनोवेशन इज एसोसिएटेड विद श्री महिला गिरा उद्योग लिज्जत पापड़. लिज्जत पापड़ इज अ वेरी रिनोन्ड नेम इन आवर कंट्री. आपने अगर खाए नहीं है तो आप इसको जरूर जाके खाएं, काफी अच्छे पापड़ हैं. तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में एक बेंचमार्क है हमारी कंट्री में और इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन ए, श्री महिला गिरा उद्योग लिज्जत पापड़. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर इज नोन फॉर जनरेटिंग इनोवेटिव आइडियाज एंड सीकिंग वेज टू इंप्रूव प्रोसेसेस. तो यहाँ पे एक कीवर्ड आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज एंटरप्रेन्योर. इसका मतलब क्या होता है कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन a particular employee act as an entrepreneur और act freely. उसी act freely के अलग अलग लेवल्स होते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, पिनोशो ने दिए थे. दैट इज, और गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज क्रिएटर एंटरप्रेन्योर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ री इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू माइकल हैमर. तो
पहले तो ये क्या है, ये है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिसमें हम फंडामेंटली रीथिंक करते हैं, फंडामेंटली रीडिजाइन करते हैं बिजनेस प्रोसेसेस को, सब कुछ ही बदल देते हैं। इसी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो माइकल हेमन ने दिए हैं और आपको एज इट इज याद कर देना है। तो सी और ई जो है वो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज। तो सबसे पहले सर्विसेज आर नॉन पेरिशेबल, एकदम सही बात है, पेरिशेबिलिटी सर्विसेज में नहीं होती, आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। सर्विसेज हैव इनसेपरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये भी कॉमन सेंस है, आप सबने सर्विसेज ली है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है वो इनसेपरेबल नहीं हो सकता। ठीक है, हैव द क्वालिटी ऑफ परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, ये सही स्टेटमेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। सर्विसेज हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएबिलिटी, जाहिर सी बात है, आप अलग अलग जगह जाएंगे तो सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो अलग अलग आपको महसूस होगी, दैट इज देयर आर वेरिएबल। तो ऑप्शन ए बी डी इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन इश्यूज टू बी टैकल्ड बाय द कंसेप्चुअल कंपोनेंट ऑफ सीआरएम प्रोग्राम। सीआरएम प्रोग्राम से रिलेटेड ये सवाल है, तो इसमें जो बात नोट करनी है वो पूछ रहे हैं इश्यूज क्या क्या टैकल होता है सीआरएम के लिए। ठीक है, मेन इश्यूज जिसको ठीक किया जाएगा किसी चीज से, तो इश्यूज को ठीक किया जाएगा बाय सेटिंग आउट द सीआरएम ऑब्जेक्टिव्स इन क्लियर टर्म्स। ठीक है, दूसरा पुटिंग कस्टमर फर्स्ट, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज बी एंड डी ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Creating a seamless cross-channel buying experience that integrates in-store, online and mobile shopping. The above description is of which of the following. ठीक है, तो बेसिकली ये नई टाइप की रिटेलिंग है, दैट इज ओमनी चैनल रिटेलिंग, जिसमें क्या होता है आप बाइंग एक्सपीरियंसेस को लिमिट नहीं करते हो, इसको आप अलग अलग माध्यम से उसको डाइवर्सिफाइड करते हो, जैसे इन स्टोर भी हो गया, ठीक है, जैसे आपका ऑनलाइन स्टोर हो गया या मोबाइल शॉपिंग हो गई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी हाँ, जैसे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें जो डी स्टेटमेंट है दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको छोड़कर सारे ही जो है वो नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी ई, जो कि हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन सही है, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन सही है, नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सही है, कोऑपरेटिव से इसलिए सही है, द शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है, इसीलिए गलत हो जाएगा, और एबीसी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट दिए हैं, तो बेसिकली दिस इज द लीडरशिप मॉडल ऑफ कंटिन्यूम गिवन बाय रॉबर्ट टेननबॉम एंड वॉरेन एच स्मिथ। इसमें क्या होता है, इसमें 7 कैटेगरीज होती हैं लीडरशिप की, एंड दे आर ऑन द स्केल ऑफ बॉस सेंट्रिक टू सबऑर्डिनेट सेंट्रिक, राइट। तो इस तरीके से रहती हैं। तो ये ऑटोक्रेटिक से सिचुएशनल जाती हैं, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, जैसे स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 भी यहां पे एकदम ही सही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट जो फॉलबैक ने अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन दिया है, उससे रिलेटेड ये सवाल है। एम्प्लॉयर्स का जो एटीट्यूड है वो है माई बोट एटीट्यूड, शेयर बोट एटीट्यूड, आर बोट एटीट्यूड, योर बोट एटीट्यूड, और उनका अप्रोप्रिएट मीनिंग जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे ए माई बोट एटीट्यूड क्या है, गेट ऑफ इफ यू डू नॉट लाइक इट, तो ए का 1 हो जाएगा, वैसे तो यहीं से आंसर आ गया। बी का 3 हो जाएगा, शेयर बोट एटीट्यूड यानी वी सेल टुगेदर, डू नॉट रॉक द बोट। सी का 2 हो जाएगा, आर बोट एटीट्यूड यानी इट इज आवर ओन कॉमन पर्पस। और डी का जो है योर बोट एटीट्यूड विद अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड बाइट द पर्पस टू लेट एम्प्लॉइज होल हार्टेडली कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ द एंटरप्राइजेस। हालांकि आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं है तो भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये सवाल बिल्कुल सही होगा, और नेगेटिव मार्किंग जैसी कोई चिंता तो आपके दिमाग में है ही नहीं।
तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग रूल्स कंज्यूमर की बात करता है और इसमें जो है अलग अलग रूल्स दिए हैं, कंजंक्टिव, डिसजंक्टिव, एफर्ट रिफर्ड या मेजॉरिटी वोट। ठीक है, तो रेशनाले फॉर अप्लाइंग द डिसीजन रूल टू डाउन ऐप, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है कि यहाँ पे कंजंक्टिव का जो मतलब था उसको अप्लाई करने के लिए बोल दिया गया कि कैसे स्मार्टफोन ऐप में ये अप्लाई होगा। तो इसके करेक्ट आंसर पे आते हैं, तो ए कंजंक्टिव है, तो इसका 3 जो है, आई सिलेक्ट द स्मार्टफोन दैट हैड नो बैड फीचर्स, जो है एकदम सही हो जाएगा कंजंक्टिव का। और बी का 4 है डिसजंक्टिव, जो है उसका मतलब है आई पिक द स्मार्टफोन दैट एक्सेल्ड इन एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट। अफेक्ट रिफर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, आई बॉट द स्मार्टफोन ऐप विद द हाईएस्ट ओवरऑल रेटिंग। मेजॉरिटी वोट का क्या हो जाएगा, आई डाउनलोडेड द स्मार्टफोन ऐप दैट हैड द मोस्ट डाउनलोड्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अरेंज द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इन प्रॉपर ऑर्डर। तो जो ऑर्डर है वो ऑप्शन ए में दिया गया है, जैसे दैट इज कॉन्सेप्ट फेज से शुरू होगा, फिर डिफाइन करा जाएगा, डेफिनेशन फेज में आएगा, फिर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर इंप्लीमेंटेशन फेज होगा एंड देन प्रोजेक्ट क्लीन अप फेज होगा। तो अगेन वेरी वेरी मॉडरेट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 6। तो वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस को 3 अगर भागों में बांटे तो दैट इज क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड इंप्रूविंग। ठीक है, उसी हिसाब से इसका सवाल का जवाब भी मिल जाएगा जो कि ए में दिया हुआ है, EFADCB, यानी सबसे पहले सिलेक्टिंग द वैल्यू, उसके बाद क्रिएटिंग द वैल्यू, उसके बाद कम्युनिकेटिंग द वैल्यू, उसके बाद डिलीवरिंग द वैल्यू, उसके बाद कैप्चरिंग द वैल्यू बैक फ्रॉम द मार्केट एंड देन बी विच इज एनहेंसिंग द वैल्यू। ठीक है, तो क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड इंप्रूविंग, इससे आपका ये सवाल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, प्लानिंग प्रीमाइसेस आर डिफाइंड एज anticipated environment in which plants are expected to operate। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। They include assumptions or forecasts of the future and known conditions that will affect the operations of plant। ठीक है, तो एकदम सही बात है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। स्टेटमेंट 2 कहते हैं, नो डिस्टिंक्शन शुड बी ड्रॉन बिटवीन फोरकास्ट दैट आर प्लानिंग प्रीमाइसेस एंड फोरकास्ट दैट आर ट्रांसलेटेड इनटू फ्यूचर एक्सपेंडिचर। ये बिल्कुल गलत बात है और इसीलिए स्टेटमेंट 2 है वो गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस आर सेट स्ट्रक्चर एक्टिविटीज इन विच सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स एंगेज इन अ सीक्वेंस ऑफ टास्क दैट विल लीड टू ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट। एकदम सही और करेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे ओडी इंटरवेंशन की दी गई है। द रेंज ऑफ ओडी इंटरवेंशंस इज क्वाइट एक्सटेंसिव। इंटरवेंशंस हैव बीन डेवलप्ड टू सॉल्व मोस्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बात एकदम सही है। ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे टीम बिल्डिंग या लीडरशिप या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उससे रिलेटेड ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ ब्रांड इज अ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिसोर्स। एकदम सही बात है, ब्रांड इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिसोर्स है। इसके अलावा रीजन कहता है, अ ब्रांड एम्बॉडीज ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। दिस इज द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ ब्रांड। ठीक है, ब्रांड का मतलब ही यही होता है। दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, व्हिच इज बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।